वेलकम बैक दोस्तों। चलिए आज देखते हैं कि सिस्को आइस का असेसमेंट कैसे करने वाले हैं। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं सिस्को आइस की ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया था, बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम डिप्लॉयमेंट से पहले कि आपकी एस्केलेशन ना हो जाए। कभी ऐसा ना हो कि बीच में आप आपने इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया और आपको ये पता लगता है बीच में कि आपके लाइसेंस जो है वो एंड पॉइंट्स के लिए सफिशिएंट नहीं थे, या आपके नेटवर्क एक्सेस डिवाइसेस वो एंड ऑफ सपोर्ट हो चुके हैं, या फिर वो डॉटनेट सपोर्ट नहीं करता है, या फिर अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इन बिटवीन डिप्लॉयमेंट में कुछ और चेंज हो चुकी है। तो कुछ भी हो सकता है, आपकी लोकेशंस कितनी है, आपको डिप्लॉयमेंट मोड्स कैसे रखने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक लिस्ट वन बाय वन हम देखते हैं। ठीक है, इस सीरीज को फॉलो करिए और सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को, सो दैट कि आपको लेटेस्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख लें, जो आपके आइस के लिए इंस्टॉलेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। और आप मुझे अपने क्वेश्चंस भी पेस्ट कर सकते हैं अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में, सो दैट कि मैं आपको आपके डिप्लॉयमेंट में या फिर आपके डेली ट्रबल शूटिंग्स में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो मैं उसमें कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो विदाउट एनी डिले हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स असेसमेंट में सबसे पहले आइस को मैं डिप्लॉय करना चाहता हूँ। तो उसके लिए एक बिजनेस बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए कंपनी के अंदर कि मुझे उससे क्या बिजनेस बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप नेटवर्क ऑब्वियसली यूजर्स उससे कनेक्ट, वो एक रिक्वायरमेंट है आपके एक एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर कि आपको एक नेटवर्क चाहिए और वो भी सिक्योर चाहिए होगा। ठीक है, सो दैट कि आपका बिजनेस कोई इम्पैक्ट ना हो, कोई अटैकर या फिर अटैक करता है तो आपकी ब्रांड वैल्यू उससे खराब होती है, और आपका ऑब्वियसली अब जब ब्रांड वैल्यू खराब होती है तो मार्केट में रेपुटेशन खराब होगी, रेपुटेशन खराब होगी तो ऑब्वियसली आपके पास बिजनेस नहीं आएगा। तो ओवरऑल आपका नुकसान होता है अगर आपके नेटवर्क में कोई अटैक होता है। ठीक है, फिर आपके रिसोर्सेज कहाँ पर हैं, आपके क्रिटिकल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और वो किस लोकेशन पे हैं बेसिकली। और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो बिजनेस, आपका जो नेटवर्क है उसमें सबसे वीकेस्ट पॉइंट या सबसे वीकेस्ट लिंक कौन सा, लिंक मीन्स कि आपके जो ओवरऑल नेटवर्क है उसमें लूप होल्स कहाँ कहाँ पर है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना। उसके हिसाब से आप एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्रिएट करते हो कि मेरा बजट होने वाला है सिस्को आइस के लिए, इतना बजट है और उसके अंदर मैं ये चीजें सिक्योर कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको किसी आप अगर आप एक प्रोडक्ट कंपनी हो तो आपको ऑब्वियसली किसी थर्ड पार्टी को हायर करना पड़ेगा आपके इंस्टॉलेशन के लिए, सिस्को को डिप्लॉय करने के लिए, और इसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आप पहले फेज वन आप एक असेसमेंट करते हो, फिर उसका इंस्टॉलेशन करते हो, फिर उसके बाद आप हैंड ओवर करते हो ऑपरेशन टीम्स को। ठीक है, तो ये थ्री टू फोर फेजेस में पूरा कंप्लीट होता है, इवन आप स्मॉल डिप्लॉयमेंट भी क्यों नहीं करो। ठीक है, तो ये बिज़नेस ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद हम ऑर्गेनाइज़ेशन की जो हमारी जो बिज़नेस है, जो हमारा एंटरप्राइज़ नेटवर्क है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और फिर आप एज़ अ इम्प्लीमेंटर आप अपने कस्टमर से बात करते हो, उनकी नेटवर्क टीम से बात करते हो, सिक्योरिटी टीम से बात करते हो, और जो पीकेआई इंफ्रा पूरा मैनेज करती है, उनसे बात करते हो कि कौन-कौन से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होंगे जिनसे हमें समझना है कि उनका इंफ्रा कैसा है। ठीक है, और क्या-क्या रोल्स होने चाहिए लोगों की, और बेसिकली यहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका एक तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट उनके एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी है, फिर आपको टेक्निकल बंदों से बात करनी होती है कि आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रा कैसा है, फिर आप उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स लेते हो, उनके एचएलडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, तो वो मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूँ कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का। यहाँ पर अभी आप समझ रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो उनके पॉइंट ऑफ उनके लीड्स कौन हैं जिनसे आपको बात करनी है, और फिर आपकी जो मीटिंग्स होगी उसके अंदर जो मेन बंदे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, जो पॉलिसी को डिफाइन करने वाले हैं, और जब आप क्रिएट करोगे पॉलिसी को सिस्को के ऊपर, वो इन्फोर्स करोगे, उसका अप्रूवल कौन देगा कि हाँ ये करेक्ट पॉलिसी है, यही मेरी रिक्वायरमेंट थी, जब आप इसको ये पीओसी में डिफाइन करके उसको प्रूव करके दिखाओगे। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करेंगे, अब यहाँ पर मेरा स्टार्ट होता है कि जो आप टेक्निकल टीम आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड कर लिया आपने, अब यहाँ पर उनसे आप डिस्कशन करने वाले हो कि आपकी जो एक्सेस पॉलिसीज होंगी, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑथराइजेशन,
कि उनको कैसे आप डिफाइन करोगे। आपके जो मैनेज्ड यूजर्स हैं इंक्लूडिंग योर ग्रुप्स, यानी कि मैं यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी की बात कर रहा हूँ। जो मैनेज यूजर्स मतलब कि जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स हैं आपके, अगर आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी डील करते हो। फॉर एग्जांपल आप एक कोई बिजनेस चला रहे हो जिसमें आपके मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स हैं और अलग अलग बिजनेस यूनिट्स हैं, बट उसका आईटी आपके पास है। ठीक है, तो आपके पास हो सकता है कि डोमेन कंट्रोलर्स डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उनको समझना है आपको। ठीक है, बेसिकली उनके ग्रुप्स और उनके रोल्स को समझना है। और फिर आपके कुछ अनमैनेज यूजर्स होंगे। तो मैनेज्ड यूजर्स वो होंगे जो आपके एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स हैं। ठीक है, जो वहाँ पर जो आप मैनेज करते हो। अनमैनेज यूजर्स आपके कॉन्ट्रैक्टर्स जो आपको 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए आपके साथ काम कर रहे हैं या आपके कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। गेस्ट यूजर्स जो आपके जो गेस्ट हो गए, तो इनको हम सेपरेट एक्सेस देते हैं। तो ये इनको भी आपको समझना होगा कि आपके वो कितने एंड पॉइंट्स हैं, और उनका काउंट भी समझना होगा, उनका लेवल ऑफ एक्सेस समझना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन करके दिखाया है कि अगर एक ग्रीन कलर का यूजर है तो उसको इस रिसोर्स का एक्सेस होना चाहिए, पर्पल है तो उसको इस रिसोर्स का एक्सेस होना चाहिए। तो इसी तरह से हम पॉलिसीज को फिर डिफाइन करते हैं। और ये चीज आप उनसे समझते हो जो अभी इससे पहले मैंने डिस्कस किया है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ठीक है, फिर आपके जो प्रिंटर्स हैं, ये एंड पॉइंट से बेसिकली आपको समझना होगा कि आपके इन्वायरमेंट में कितने एंड पॉइंट्स हैं और वो क्या क्या सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आईपी फोन्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए एंड सो ऑन। तो आईपी फोन्स और प्रिंसिपल प्रिंटर्स, आईपी फोन्स भी आप .1x ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, प्रिंटर्स भी अगर सपोर्ट करता है तो वो भी कर सकते हो, बट ये समझना होगा कि आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। फिर आप इसकी उसके हिसाब से या तो आप मैप पॉलिसी यूज करो, प्रोफाइलिंग करो उसकी। ठीक है, तो वो फर्दर आपके रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये साइजिंग की बात है। स्केल आपका कितने लोकेशंस पे आपका जो ऑफिस है, एंटरप्राइज ऑफिस है, उसकी कितनी लोकेशंस हैं। क्योंकि आपको जब आप सिस्को आइस इंस्टॉल करोगे, तो फॉर एग्जांपल ये एक ग्लोबल कस्टमर है। ठीक है, तो फिर आपको हो सकता है कि हर रीजन में आपको सिस्को आइस को लोकली डिप्लॉय करना पड़े, क्योंकि आपकी जो लेटेंसी होगी ऑथेंटिकेशन की, वो बहुत ज़्यादा हो सकती है फिर। बट अगर आप किसी एक रीजन में हो, तो आपका एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन भी हो सकता है। तो ये किस तरह का कस्टमर, अगर रिटेल कस्टमर है और वो एंटायर ग्लोबल उसकी ब्रांचेस हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपको एक एमिया में प्लेस करना पड़ेगा, एशिया में प्लेस करना पड़ सकता है, यूरोप में प्लेस करना पड़ सकता है। तो इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट हो सकता है। फिर कॉन्करेंट एंड पॉइंट्स कितने आपके करंटली एक्सपेक्ट हैं आपके नेटवर्क पे, कितने सेकंड लाइन का मतलब है कि आपके एक सेकंड में कर्सर ऑन कर लेता हूँ सो दैट, सॉरी, लेजर। अब आपके जो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि आपके नेटवर्क में कितने कॉन्करेंट सेशंस होने वाले हैं। कॉन्करेंट सेशन मतलब कि अगर कोई यूजर ऑथेंटिकेट हो गया है तो वो एक लाइसेंस कंज्यूम करेगा, तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपका। फॉर एग्जांपल आपके एनवायरनमेंट में 10,000 यूजर्स काम कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 10,000 यूजर्स हर वक्त नेटवर्क पे कनेक्टेड ही रहें। ओके, तो उसमें से 5,000 कनेक्ट हो सकते हैं, 6,000 कनेक्ट हो सकते हैं। ये आपको उन आपका जो अगर एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में सिस्को आइस डिप्लॉयड है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो कि अभी करंटली कितने यूजर्स सेशन, आपकी मॉनिटरिंग कर सकते हो आप उनकी। ठीक है, कि आप एक वीक का डेटाबेस ले सकते हो, कि उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ मेरे जो है 10,000 यूजर में से सिर्फ 5-6,000 यूजर्स लाइव कनेक्ट होते हैं। तो उसके हिसाब से आप लाइसेंस का क्वांटिटी डिफाइन करते हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, हाउ मेनी आइस नोट्स विल बी नीडेड। तो ये डिपेंड करता है आपके इस साइज के ऊपर, कॉन्करेंट साइज के ऊपर, टोटल एंड पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको मॉडल डिफाइन करना है। जैसे कोई भी 36 पुराना में 3600 सीरीज हो गया, 3700 सीरीज हो गया, अब आई गेस 3800 सीरीज भी आ गया, तो उसके हिसाब से आपको मॉडल सेलेक्ट करना है, फिर कौन से उस मॉडल में फिर कौन सा साइज लेना है, स्मॉल लेना है, मीडियम लेना है, लार्ज लेना है। ठीक है, तो वो टोटल डिपेंड करेगा आपके नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स पे। उसकी एक गाइड अलग है, तो वो उसके साइजिंग जब आप मैट्रिक्स फॉलो करोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगी वो डिटेल। फिर उसके बाद इसके लिए विल यू फर्स्ट टेस्ट ऑल रिक्वायर्ड सिनेरियोज इन लैब, आपको पीओसी करना पड़ेगा। तो आपके टेस्ट सिनेरियोज ऑल
इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आप .1x ऑथेंटिकेशन कराना चाहते हो, ठीक है? डायनामिक विलेन असाइनमेंट कराना चाहते हो, प्रोफाइलिंग कराना चाहते हो, पोस्चरिंग कराना चाहते हो, तो ये सारी सर्विसेज़ हैं। अगर आप अपने डिप्लॉयमेंट के अंदर ये सारी सर्विसेज इनेबल करना चाहते हो, तो आपको अगर कस्टमर ने बोला है कि हमारे पास लैब है, तो आप उसके अंदर पीओसी करिए। पीओसी करिए सबसे अच्छा रहता है कि क्योंकि आप डायरेक्ट आप बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट ऐसे कट ओवर नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले अगर आपको एनवायरनमेंट मिल जाता है, लैब एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो आप सारे टेस्ट सिनेरियोज जो है वहाँ पे टेस्ट करिए, ठीक है? उसके बाद उसके लॉग्स को एनालाइज़ करिए। अगर आपको लॉग्स वैसे ही मिल रहे हैं जैसा आपको चाहिए था पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो आप फिर उसके बाद एक पायलट साइट ले सकते हैं रोल आउट के लिए, फर्स्ट रोल आउट के लिए, ठीक है? और उसके बाद ये है कि स्केलिंग में विल यू फर्स्ट मॉनिटर एंड आइडेंटिफाई यूजर्स एंड एंडपॉइंट्स टू गेन विजिबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। तो सिस्क्वाइस को जब हम इंस्टॉल करते हैं ना, तो इसमें भी आपको कई फे इसके भी आप फेजेस हैं। आप मॉनिटरिंग मोड में डिप्लॉय कर सकते हो सो दैट कि अगर आपको आपके यूजर्स कनेक्ट हो रहे हैं और वो उनका फेल हो रहा है ऑथेंटिकेशन, फिर भी वो उसको सिस्क्वाइस इसको अलाउ करेगा, क्योंकि आपने ऑथेंटिकेशन जो सिस्को स्विचेस के ऊपर है, आपने ऑथेंटिकेशन ओपन किया हुआ है। तो सिस्को आइस के पास लॉग्स आएगा, बट वो बता देगा आपको कि हाँ, यहाँ पे यूज़र के साथ ये प्रॉब्लम है, या फिर जो भी उसके लॉग्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसकी ट्रबल शूटिंग करोगे, फिर फिक्स करोगे जिसको जो भी पॉलिसी आपने डिफाइन करी हुई है। उसके बाद आपका इसी में ही आपको, क्योंकि आप असेसमेंट कर रहे हो, तो आपको पीओसी करना है। फिर उसके बाद उस पीओसी में अगर आपको कुछ इश्यूज आते हैं, तो आपको पॉलिसी को फाइन ट्यून करना है। उसके बाद आप प्लान करोगे कि आपको फिर फर्दर पायलट के बाद आपको इंटायर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे उसको रोल आउट करना है। तो इस पॉइंट पे हम ये सारा डिस्कशन कस्टमर के साथ करते हैं और ये प्लान करते हैं, ठीक है? इस प्लान में डेट्स वगैरह सब डिफाइन होती हैं। उसके बाद आप पीकेआई को समझते हो, मतलब ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर आपका अगर आप सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन करने वाले हो, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? इवन सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं भी करते हो, एटलीस्ट आपको अगर आप एमएस चैप या पीप एमएस चैप वी2 भी चलाते हो, जो बहुत ही कॉमन है, तो उसके लिए भी आपको एटलीस्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको सिस्को आइस के सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए। तो आपको पीकेआई इंफ्रा की एक्सपर्टीज इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, बट आपको इतना समझ होना चाहिए कि आपका ये काम कैसे करता है। सर्टिफिकेट हम सिस्को आई से आप सीएसआर जनरेट करोगे, तो आप उसको सेंड करोगे, तो वो आपको साइन सी सर्वर टीम को सी सर्वर टीम फिर आपको साइन करके वापस भेजेगी। तो इन सब की इंफॉर्मेशन, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन, ठीक है, इंटरनल सीए सर्वर है या एक्सटर्नल सीए सर्वर है, क्योंकि आपको डीएनएस एंट्रीज करानी पड़ेंगी। तो इनके सिस्को आइस के आपको डीएनएस एंट्रीज करानी पड़ेंगी, तो इसके लिए आपको पीकेआई इंफ्रा की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, और वो कैसे इन्वायरमेंट में है, किस तरह से बिल्ड है, कौन उसका ओनर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? उसका प्रोसेस कैसा है, उसको अगर आप डिजिटल आपको सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपका सीएसआर आपने जनरेट किया, तो कौन उसको साइन करके देगा, ये सारा प्रोसेस आपको समझना होगा। सेल्फ साइन यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इट्स नॉट रिकमेंडेड, बट अगर आपके पास ये सर्वर नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको सेल्फ साइन सर्टिफिकेट ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है? मैं बहुत जल्द ही बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो आई डोंट वांट टू मेक इट लार्ज, ओके? तो बहुत ही क्विकली मैं कवर करना चाह रहा हूँ इसको। फिर आपकी डायरेक्टरी सर्विसेज हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर है आप, तो बेस्ट है कि आप सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज करो। तो उसके अंदर डायरेक्टरी सर्विस, विल यू यूज यूजर नेम एंड पासवर्ड, और ये सारी असेसमेंट क्वेश्चंस हैं जो आप कस्टमर के साथ बात करने वाले हो। बट उससे पहले आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज होनी चाहिए कि एक्टिव डायरेक्टरी कैसे काम करता है, पीकेआई इंफ्रा कैसे काम करता है, डीएनएस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डीसीपी कैसे काम करता है, ये सारा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जब कस्टमर के साथ बात करो, तो कस्टमर को ये ना लगे कि इसको तो ये नहीं पता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो बंदे वायरलेस में काम करते हैं, ये जो बंदे राउटिंग स्विचिंग में काम करते हैं, तो उनको आइडेंटिटी मैनेजमेंट का बहुत ही कम नॉलेज होता है। वो सिर्फ ऊपर-ऊपर से जो भी इनको इन्फॉर्मेशन होती है, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, वो पता होता है। बस उनको पूरा फॉरेस्ट का नॉलेज नहीं होता, उनको कैसे ग्रुप्स डिफाइन होते हैं, कैसे आपको डोमेन कंट्रोलर कैसे कम्युनिकेट करता है SSKIs के साथ, तो वो सिर्फ इंटीग्रेशन तक उनका रहता है, ठीक है? बट आपको थ्योरेटिकली एटलीस्ट पता होना चाहिए।
तो उसके हिसाब से फिर आप डिफाइन करते हो अगर आपको एल्डप सर्विस, क्योंकि जब आप एडी और आइस इंटीग्रेट होता है तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, अगर आपने डिप्लॉय किया होगा कभी, तो उसके अंदर भी 2-3 मैकेनिज़्म होते हैं जो सिस्को आइस और एडी आपस में बात करते हैं। जैसे एलडैप प्रोटोकॉल हो गया, और एमएसआरपीसी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं हम, कर्बरस प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, तो ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। तो आपको उसको फंक्शन एटलीस्ट पता होना चाहिए कैसे काम करता है, और ग्रुपिंग्स कैसे हो रखी है। जब आप उनको इंटीग्रेट करोगे तो वो ग्रुप्स को आपको रिट्रीव करना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे काम करता है। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या राइट्स होने चाहिए आपके यूज़र आईडी को। ये ये तो असेसमेंट का पार्ट नहीं है, इंटीग्रेशन का पार्ट है, बट आपको एडी का, जैसे मैंने बताया, आपको एडी का फंक्शन पता होगा तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो है इजीली आप कवर कर सकते हो और कस्टमर से बात कर सकते हो। ठीक है? कि कि विल योर, जैसे फॉर एग्जांपल, विल योर एक्जिस्टिंग आइडेंटिटी स्टोर क्लस्टर स्केल टू सपोर्ट द लोड फ्रॉम नेटवर्क ऑथेंटिकेशन। अब जब आपको पता ही नहीं है कि एक्टिव डायरेक्टरी में हम क्लस्टरिंग भी कर सकते हैं, उसका रेप्लिकेशन बना सकते हैं, या फिर वो भी हाई अवेलेबिलिटी में काम करते हैं, जैसे आपका सिस्को आई से प्राइमरी सेकेंडरी मोड में रहता है, तो या लोड बैलेंसिंग हमें करनी है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप कस्टमर से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो असेसमेंट के टाइम पे। कि असेसमेंट ही बहुत ही की एक्टिविटी है। अगर असेसमेंट सही नहीं हुआ तो फिर आपकी पूरी डिप्लॉयमेंट जो है फेल हो सकती है। ठीक है? फिर आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके जो डिवाइसेस हैं, स्विचेस ज़्यादातर डॉट वन एक्स ऑथेंटिकेशन और ये सब बेसिक चीज़ें सपोर्ट करते हैं, बट आप अगर आपको ट्रस्ट चेक भी इनेबल करना है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो ट्रस्ट चेक फीचर इनेबल करता है कि नहीं करता है, जो आपके नेटवर्क एक्सेस डिवाइसेस, मतलब ये ज़्यादातर एक्सेस स्विचेस ही होते हैं। ठीक है? फिर आपके मैनेज्ड एंड पॉइंट्स, आपके, जैसे मैंने बताया इससे पहले कि जो मेरा स्केलिंग में आ चुका है, वो कवर हो चुका है ये पॉइंट, बट स्टिल मैनेज्ड एंड पॉइंट्स कितने हैं आपके? ठीक है? और वो क्या डॉट वन एक्स ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करते हैं, कौन सा वर्जन उसके ऊपर चल रहा है, क्या वो वायर्ड और वायरलेस दोनों हैं? ठीक है? अब मैं इसको रीड कर देता हूँ क्विकली। डू यू नो हाउ मेनी मैनेज्ड नेटवर्क ऑपरेशंस आर प्रेजेंट ऑन योर नेटवर्क टुडे? तो ऑब्वियसली ये आपको पता होगा, और आपको जब आप असेसमेंट कर रहे हो, अगर आपको ऑपरेशन टीम्स से आपको बात करनी पड़ेगी, डेटा आपको उनसे लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास फॉर एग्जांपल सोलर विंड है, तो आप उनसे डायरेक्ट बोल सकते हो कि आप एक एंड पॉइंट, जितने भी एंड पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, तो वो उसका एक्सेल इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट करके दे देंगे आपको, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कितने एंड पॉइंट्स हैं। एडी टीम से आप बात कर सकते हैं, इसको कवर करने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी टीम से बात कर सकते हो कि कितने डिवाइसेस जो हैं वो डोमेन कंट्रोलर पे ज्वाइन है आपके। ठीक है? डोमेन मैनेज्ड है कितने, तो आपको एक रफ काउंट मिल जाएगा, तो उससे ज़्यादा लाइसेंस लेना होता है। फॉर एग्जांपल, जिसमें 5000 एंड पॉइंट्स हैं, 5000 सिस्टम्स हैं जो मैनेज्ड हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, बट आप बेटर है कि आप 1000 लाइसेंस एक्स्ट्रा लो। ठीक है? फिर अब डिपेंड करता है सर्विसेज के ऊपर। अब तो जो सिस्को आइस के लाइसेंस है वो एसेंशियल, एडवांटेज और प्रीमियर लाइसेंस है, तो बट अगर आपको सिर्फ एसेंशियल की सर्विस चाहिए तो एसेंशियल ले लो, बट आपको एडवांटेज की सर्विस चाहिए तो पहले ये था कि बेस, अपेक्स और बेस प्लस और अपेक्स लाइसेंस चलता था, तो उसमें आपको तीनों इंडिविजुअल लाइसेंस लेना पड़ता था, बट अभी जो लेटेस्ट वर्जन है तो उसके अंदर ये नहीं है, आपको एडवांटेज लेना है लाइसेंस, उसमें आपको एसेंशियल सर्विस भी मिलेगी। प्रीमियर लाइसेंस लेते हो तो आपको उसमें एसेंशियल और एडवांटेज भी के सर्विसेज भी कवर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है? डू यू हैव ऑलरेडी यूजिंग डॉट वन एक्सचेंज? अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो क्या वायर्ड वायरलेस दोनों पे यूज कर रहे हो? विल द डिजायर्ड 802.1x supplicant require a software purchase? ये सब छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको कस्टमर से पूछने पड़ेंगे। व्हिच ऑथेंटिकेशन टाइप्स आर रिक्वायर्ड और प्रेफर्ड? जैसे मैंने बताया, ऑथेंटिकेशन टाइप मैकेनिज्म वही है कि आप ईपीटीएलएस यूज़ करना चाहते हो, पीप यूज़ करना चाहते हो, ईफास्ट यूज़ करना चाहते हो, ईपीटीएलएस यूज़ करना चाहते हो, तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जो डिपेंड करता है कि कस्टमर के पास क्या बजट है और क्या वो यूज़ करना चाहता है। ठीक है? और फिर अगर आप कॉम्प्लायंस यूज़ करना चाहते हो, जैसे कॉम्प्लायंस सर्विस है, तो प्रीमियर में कवर होगी वो ऑब्वियसली। सो फिर अगर कोई डिवाइस नॉन कॉम्प्लायंस है, तो वो कॉम्प्लायंस में जाने के लिए उसके पास उस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए कि वो जाए अपना अपने आप को जो एंटीवायरस है, उसको अपडेट करे, अपना फायरवॉल है उसको अपडेट करे ऑटोमेटिकली। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको, वो एनवायरनमेंट भी आपको कवर करना पड़ेगा अगर आप कॉम्प्लायंस के लिए और पोस्चरिंग सर्विस के लिए भी असेसमेंट कर रहे हो तो।
वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है फिर आपके लिए, ठीक है? उसके बाद सिस्को आईस की रिक्वायरमेंट क्या है? हाउ मेनी नोड्स यू विल नीड टू स्केल द डिप्लॉयमेंट? तो बेसिकली देखो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ सिस्को आईस स्केलिंग की, तो हमेशा आपके ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स कितने हैं। और इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है स्विचेस के ऊपर या कंट्रोलर्स के ऊपर। ये सारा का सारा एंड पॉइंट्स के नंबर्स के ऊपर काउंट करता है, ठीक है? तो और ये मैक एड्रेस बेस, क्योंकि आप पर एंड पॉइंट काउंट करोगे, उसके ऊपर आप यूज़र अगर चेंज भी होता है या कोई दूसरा यूज़र लॉगिन करता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो ये पर एंड पॉइंट, क्योंकि मैक एड्रेस के बेसिस पे इसका जो रिकॉर्ड होगा, लाइसेंस कंज़्यूम होगा, तो वो पर मैक के हिसाब से लाइसेंस कंज़्यूम होता है। फिर अगर ज़्यादा बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है, तो आपके लिए फिर लोड बैलेंसर अगर यूज़ कर रहा है वो इन डाटा सेंटर के अंदर, तो वो आपको देखना पड़ेगा, कस्टमर से वो बात करनी पड़ेगी। तो ये ओवरऑल जो सर स्क्वाइस का जो डिप्लॉयमेंट है ना, एक पूरी की पूरी एक जर्नी है। हालाँकि ये सिर्फ़ एक नेटवर्क एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए है, बट स्टिल आपको पूरा एनवायरनमेंट को समझना पड़ता है, ठीक है? फ्रॉम एंड टू एंड। इसमें आपको आइडेंटिटी भी आ जाता है, इसमें राउटिंग भी आ जाएगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद इसमें फायरवॉल का भी पार्ट आ जाएगा, फिर इसके अंदर आपका डीसी का पार्ट भी आ जाएगा। तो ये एंड टू एंड है, तो आपको अच्छी नॉलेज भी हो जाती है, और जो सिस्को आईएस पे काम करते हैं एंटरप्राइज लेवल की नॉलेज भी होती है। फिर आपकी गेस्ट सर्विस, ठीक है? तो गेस्ट आपको डॉट्रोनिक्स ऑथेंटिकेशन कराना है या मैप ऑथेंटिकेशन कराना है, विल यू नीड टू माइग्रेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग गेस्ट पोर्टल? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं कि आपके अगर एग्जिस्टिंग में कोई गेस्ट सर्विसेज चल रही है, तो उनको भी आपको माइग्रेट करना है सिस्को आईएस के ऊपर कि नहीं है। हु विल बी अलाउड टू स्पॉन्सर द गेस्ट अकाउंट? तो गेस्ट सर्विस में सबसे पहले आपको कस्टमर से ये भी पूछना होगा, आई डोंट नो वेदर सिस्को हैज मेंशन्ड दिस वन कि ना, व्हाट इज योर सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर गेस्ट? ठीक है, और बट मैं इससे पहले इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ कि गेस्ट के सिस्को के अंदर 3 तरह के गेस्ट पोर्टल्स हैं, तो उसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाला लेना है कि स्पॉन्सर्ड बेस्ड लेना है, या सिंपली एक हॉटस्पॉट बेस्ड वाला जो पोर्टल है। तो जो सबसे जो रिकमेंडेड है वो जो एक तो उसमें ऑटोमेशन भी इन्वॉल्व होता है, वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाला है, जो मैं भी रिकमेंड करता हूँ। तो यूज़र आता है, वो उसको वाईफ़ाई दिखता है, तो वो वाईफ़ाई गेस्ट वाईफ़ाई दिखता है, तो उसके ऊपर कनेक्ट करता है, तो आपको एक रिडायरेक्ट पोर्टल रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके ऊपर वो अपना अकाउंट क्रिएट करेगा। अकाउंट वो क्रिएट करेगा, और वो अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसमें आपका जो जिसको जिसको आप विज़िट कर रहे हो, या तो आप उसकी ईमेल आईडी डाल सकते हो, सो दैट कि वो उसके पास ईमेल चली जाए और वो अप्रूव कर दे, या फिर आप प्री डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? और आप टाइम डिफाइन कर सकते हो कि आपको गेस्ट को किस तरह का गेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसको आपके पोर्टल के थ्रू ऑथेंटिकेट कराना चाहते हो अपने नेटवर्क में, और उसको कुछ रोल डिफाइन करोगे, तो आप उसको 30 डेज के लिए अलाउ कर सकते हो, ठीक है? या 6 मंथ्स के लिए अलाउ कर सकते हो। तो वो ये सारी चीजें आपको, जब अगर आपका कस्टमर गेस्ट सर्विस भी इनेबल करना चाहते हो, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस उनसे पूछने पड़ेंगे कि कौन सा पोर्टल आपको प्रीफर करते हो, या फिर आप खुद भी रिकमेंड कर सकते हो कि स्पॉन्सर्ड बेस्ड इज द बेस्ट वन, और द सेल्फ रजिस्ट्रेशन इज द बेस्ट वन, ठीक है? उसके बाद मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग। सो व्हाट इज योर एग्जिस्टिंग मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग एप्लीकेशन टूल्स? तो ज़्यादातर वही सॉलिडविंड होता है सबके लिए, ठीक है? तो आप सिस्को आईस को इंटीग्रेट कर सकते हो उसके साथ, सॉलिडविंड के साथ, और उसकी वो सीपीयू यूटिलाइजेशन, इंटरफेस, स्टेटस, ये सारा का सारा वो मॉनिटर कर लेगा, ठीक है? फिर और आप लॉग्स अगर कैप्चर करना चाहते हो, फिर बैकअप के लिए भी इसमें आई आई गेस बैकअप इज मिसिंग, बट अगर आप बैकअप लेना चाहते हो, तो उसका तो हर महीने बैकअप लेना है, या हर 2 महीने 3 महीने पे बैकअप लेना है, उसके हिसाब से वो ये भी आप डिस्कस करने वाले हो, क्योंकि ये मॉनिटरिंग का पार्ट होगा कि उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, कौन सी टीम उसको मॉनिटर करेगी, फिर वो कैपेबल है कि नहीं है। फिर ये आगे पॉइंट कवर हो रहा है कम्युनिकेशंस में। सो डू यू हैव अ क्लियर अथॉरिटी फ्रॉम मैनेजमेंट टू ब्लॉक, लिमिट एंड रिडायरेक्ट नॉन कंप्लायंट एंडपॉइंट्स एंड यूजर्स? तो ये सारा का सारा आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अगर कोई एंड पॉइंट नॉन कंप्लायंट आता है, तो आप उसको रिडायरेक्ट करते हो किसी पोर्टल पे, सो दैट कि उसको एक लिमिटेड एक्सेस मिले, ठीक है?
are the responsible groups. So have you raised awareness, need benefit for this network access change to the ऑलरेडी, तो आपको जब आप रोल आउट करोगे तो आपको नेटवर्क में क्योंकि जब भी आप साइट रोल आउट करते हो तो ऑब्वियसली आपको एक कम्युनिकेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ चेंज है, ये चेंज का प्रोसेस होता है, ठीक है? आपको कम्युनिकेशन भेजना पड़ता है कि हाँ, आप नेटवर्क में कुछ चेंज करने वाला है या आपका कुछ फ्लिप करेगा। एसएसआईडी अगर आप चेंज कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल आस्क यूजर टू कनेक्ट ऑन न्यू एसएसआईडी। या सिस्टम रिबूट होगा, वो ऑटोमेटिकली नई एसएसआईडी पे कनेक्ट होगा, तो यूजर को पैनिक नहीं होना है। या फिर यूजर को आप एक मैनुअल बना के या एक डॉक्यूमेंट बना के भेज दोगे, ठीक है? एसओपी बना के भेज दोगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है? सपोर्ट डेस्क, फिर उसके बाद सपोर्ट कैसे रहेगा? इज द स्टाफ ट्रेन्ड फॉर एनी न्यू सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज, प्रोसेस एंड पॉलिसी? सो ऑब्वियसली जब आप इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जब आप हैंडओवर दोगे तो किस टीम को हैंडओवर देना है आपको, उनसे आपको बात करनी है कि वो आइस के बारे में क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, उनको फ्लो पता ना होना चाहिए, ट्रबल शूटिंग उनको पता होना चाहिए, ठीक है?